नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप भी आनंदपूर्वक से होंगे। दोस्तों, ये मैडम वाली जो कहानी है ना, आशीष की, इस कहानी को मैं एपिसोड 822 के बाद मैं बंदी कर दिया था। इस कहानी को मैं वहीं पर ख़त्म करना चाह रहा था। कई लोगों का सुझाव था, अपना अपना विचार प्रकट कर रहे थे कि राज भाई, ये कहानी अब कुछ बोर कर रही है। और मैं भी समझ रहा था कि लंबा जो सीरीज चलता है कई बार लोगों को बोर करने लगता है, और इसलिए मैं इस कहानी को ख़त्म करना चाह रहा था। लेकिन अब इस कहानी के लिए मुझे बार बार मैसेजेस इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब के कमेंट में आ रहा है कि राज भाई, इस कहानी को आप आगे बढ़ाइए, इसका अंत तक लेकर जाइए। बहुत मज़ा आ रहा है इस कहानी में। मैं भी 2 दिन तक सोचता रहा कि मैं क्या करूं, इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। लेकिन मुझे लगा कि आप लोग का जो विचार है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। मुझे इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो लीजिए, आज मैं इस कहानी को लेकर के आ गया हूं। कैसी लगी कहानी आज की, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो आप ढूंढते ना रह जाएं, सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जान ही चुके होंगे। मेरा नाम आशीष है। मैं जो काम कर रहा था, अब वो काम मेरा ख़त्म हो चुका था। मैं मजदूर था। अब तो मैं एक लखपति इंसान कुछ टाइम के लिए ज़रूर बन चुका था। मुझे इतने पैसे मिल गए थे कि अपने बहनों का शादी धूमधाम से किया, और कुछ अपने घर पर भी मैंने उस पैसे का उपयोग किया। घर जो मेरा खंडहर की तरह दिख रहा था, उसको मैं सही ढंग से बनवा दिया था। अपने लिए कार तो नहीं, लेकिन एक बाइक ज़रूर खरीद लिया था। और कुछ पैसे अभी हमारे पास बचे हुए थे, और मैं अपने अब गांव में रह रहा था। हालांकि मुझे कई बार इच्छा हुई कि मैं मैडम के पास जाऊं और पैसा कमाऊं, लेकिन मैं अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा देखने लगता था। जब तक मेरी बहन यहाँ पर रहती थी, तब तक ये घर बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन वो दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई है। अब मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन दिखेगा, मैं यही चिंता कर रहा था। अब मेरी अंतरात्मा जो थी, वो कह रही थी कि आशीष, कहीं नहीं जाना, तुम यहीं पर रहो, अपने बूढ़े माता पिता का सेवा करो। मैं अब अपने बूढ़े माता पिता का सेवा कर रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था। और मेरे माता पिता कह रहे थे कि आशीष, अपने लिए कोई लड़की देख ले। लेकिन मैं कहाँ से लड़की देखूं? ये तो मेरे माता पिता का काम था, मेरे रिश्तेदारों का काम था। और मैं सोच रहा था अपने मन में कि अगर कोई मेरे भाग्य में लड़की लिखी होगी तो ज़रूर मुझे मिलेगी। मुझे इंतज़ार करना चाहिए था। और इस बीच वो जो आत्मा लड़की मेरे साथ आ चुकी थी, वो कई बार मुझे दिखाई दी थी। कई बार मेरे घर के अंदर, कई बार बिस्तर पर। और एक रात तो मैं अपने बहनों के घर से मिल कर के आ रहा था। रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, लगभग 11 का आसपास का टाइम था। और मैं अपने गांव के तरफ आ रहा था। मेरा रास्ता मुश्किल से 15 या 20 मिनट का बचा होगा। और तभी मेरी बाइक का वजन बढ़ने लगा, और ऐसा लगने लगा कि मेरी बाइक पर कोई ज़रूर बैठा है। और जैसे ही मुड़ करके देखा तो
कोई नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन अचानक मुझे उस आत्मा लड़की का ध्यान आ चुका था। वो लड़की ऐसा ही करती थी। वो कभी दिखती थी जब उसकी इच्छा हो, अगर उसकी इच्छा हो तो नहीं है तो नहीं दिखती थी। लेकिन मुझे लगा कि कहीं न कहीं वही आत्मा लड़की मेरे साथ साथ घूम रही है और वो मेरे बाइक के पिछले सीट पर बैठी है। मैं बाइक रोक दिया और वो मैं समझ चुका था कि आत्मा ही लड़की है। और मैं उसको पुकार बैठा कि देखो लड़की, अगर तुम वही आत्मा हो जो मेरे साथ मैडम के घर से आई हो तो मेरे सामने दिखाई दो, और नहीं तो तुम इस जगह से चले जाओ। मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं करता था और आज भी नहीं करता। मेरी मानो तो तुम मेरी पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा भी करना छोड़ दो। तुम सदा के लिए क्यों ना गायब हो जाती हो, मुझे क्यों महसूस कराती हो, मुझे क्यों दिखती हो। अचानक वो लड़की मुझे अब नजर आने लगी और वैसे ही थी, चेहरे पर कोई भी भाव मुझे नजर नहीं आ रहा था। चेहरा बिल्कुल सपाट सा था, लेकिन आंखों का रंग आज कुछ बदला हुआ था। मैं देख रहा था कि उसकी आंखें कुछ अलग दिख रही है। मोटी मोटी उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। आम दिनों से जैसा मैंने कई बार देखा था वैसी आंखें नहीं थी। और वो चुपचाप बैठी हुई थी मेरी बाइक की पिछली सीट पर। अब मैं उससे पूछ रहा था कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे अब उससे सवाल जवाब तो करना ही था। अब मैं वही उससे बोल रहा था कि देखो, आप मेरी बात को मानो, आप मैडम के पास चले जाओ और मैडम आपको जिस जगह से आई हैं वहाँ पर भेज देंगे। मेरे साथ भटकने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाऊँगा और ना आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं। यही सवाल जवाब मैं उससे कर रहा था, लेकिन जवाब तो मैं कई बार कर चुका था। लेकिन मैडम का वो जो आत्मा लड़की थी उनका जवाब अभी मुझे कुछ नहीं मिला था। मैं उनकी तरफ देख रहा था कि कुछ तो बोले, आखिर मेरा पीछा क्यों कर रही है, क्या चाहती है। अचानक वो लड़की बाइक से उठ करके खड़ी हो गई। अब मैं तो पहले ही बाइक से उतर चुका था। साइड स्टैंड पर मेरा बाइक खड़ी थी। अब मेरे से थोड़ा सा दूरी बना करके वो लड़की खड़ी हो गई और अचानक उसका पहली बार मुंह खुला इस जगह पर। अब कहने लगी कि आशीष, मैं जानती हूँ कि आप मैडम को बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो। मैं आपको चिंता करते हुए देखती हूँ और तब मुझे एहसास होता है कि प्यार क्या होता है। मैं घुड़कते हुए कहने लगा कि तुम्हें कब से प्यार का परिभाषा मालूम है? तुम तो एक आत्मा हो, मेरी तरफ से तो तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम खुल करके बताओ, मेरी बात को छोड़ो। तब वो लड़की कहने लगी कि आशीष, मेरी बात मानोगे? मैं उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि अगर मेरे भले की बात होगी तो मैं ज़रूर सुनूंगा और तुम बोल दो। वो लड़की कहने लगी कि देखो आशीष, मैं जानती हूँ कि तुम मैडम के पास क्यों गए थे। तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, तभी ना। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, पैसे के लिए तो मैं क्या था। तब वो कहने लगी, अगर पैसा का मैं इंतज़ाम करवा दूँ तो क्या अपने घर पर मुझे रहने दोगे? मैं अब उसकी तरफ नज़रें उठाकर देख रहा था कि ये लड़की क्या बोल रही है। ये तो पागल से दिखने वाली लड़की, मैडम ना जाने कितनी बार इसके साथ ट्राई कर चुकी थी, लेकिन मैडम ने एकदम हाथ खड़े कर लिए थे और कहने लगी कि इस आत्मा लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये मेरे किसी काम का नहीं है। और ये आत्मा लड़की आज इतना संजीदा होकर के मेरे से बात कर रही थी कि मैं तुम्हारे लिए धन का प्रबंध कर दूं तो क्या तुम मुझे अपने घर में रहने दोगे? मैं कई मिनट तक उसको देखता रहा और वो भी मुझे टकटकी बांधे घूर रही थी, देख रही थी। और अचानक मैंने बोला
कि तुमने मैडम के लिए तो कुछ नहीं किया, तुम मेरे लिए तुम क्या कर सकती हो। तब वो आंखें नीचे कर ली और कहने लगी कि आशीष जी, मैं मैडम के लिए तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैं करना ही नहीं चाहती थी मैडम के लिए। मैं आज आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो। मैं उसकी बात सुना जरूर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैडम का कहना था ये लड़की एक तरह से झूठ भी बोलती है, ये आत्मा लड़की झूठी भी है, आइए किसी काम का नहीं है। मैं समझ गया था कि शायद ये मेरे साथ झूठ बोल रही है, अभी भी मेरे साथ कुछ फरेब करने के चक्कर में है। एक रात तो मेरे सीने पर चढ़ करके अब मुझे मारने की तैयारी कर रही थी। मैं वो रात भूला नहीं था और आज वो रात मुझे याद आ गई। और तब मैंने गुस्से से कहा कि उस रात की तरह क्या मुझसे कोई फरेब करने की सोच रही हो क्या? तो ऐसा सोचना भी मत। मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। तुम कृपा करो कि मेरे से दूर हो जाओ और दोबारा मुझे दिखना भी मत, ना अपनी एहसास कराना कि मैं इस जगह पर हूँ, चली जाओ। लेकिन वो लड़की बिल्कुल खड़ी थी और नजरें झुकाए हुए और धीरे धीरे बोल रही थी, कह रही थी कि आशीष जी, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, मैं आपके साथ खेल रही थी। खेल खेल में कुछ ज़्यादा मस्ती आ गई थी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। लेकिन आज जो मैं कह रही हूँ ना, मेरा भी उसमें भलाई है और आपका भी है। मैं चाहती हूँ कि आपके घर पर मैं हमेशा के लिए रहूँ। मैं आपके लिए धन अर्जित करना चाहती हूँ, अगर आप हाँ कहें तो। तब मैंने घुड़कते हुए कहा कि तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हारे अंदर तो वो शक्ति नहीं है, वो पावर ही नहीं है, कहाँ से तुम धन ले आओगी? और तब वो कहने लगी कि मैं इतने दिन से घूम रही थी ना, मैं ऐसी आत्मा की तलाश कर रही थी जो आपके काम में आए। वो एक लड़की है, मेरी उससे बातचीत हो गई है, उसको भी एक रिहाइश की ज़रूरत है, वो भी भटक रही है और वो भी मेरे पास में खड़ी है। अगर आपका इजाज़त हो तो वो भी आपको देख सकती है और उसने मुझसे बोला है कि आपके लिए मदद करेगी। मैं मानती हूँ कि मेरे में वो शक्ति नहीं है, मैं आपके लिए धन नहीं ला सकती, लेकिन ये जो लड़की है आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है। और जैसे ही वो बोली, मैं देखने लगा कि कहाँ है लड़की, और तभी उसी लड़की के बगल में एक साया सा प्रकट हुआ और सेम उसी लड़की की जैसे हाइट और लेकिन चेहरा गजब का सुंदर था। मैं तो एक पल के लिए देखता ही रह गया कि ये नई आत्मा लड़की ये कहाँ से आ गई। मैं तो बोल ही नहीं पा रहा था, कुछ पल तक देखता रहा उसको और वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी। तभी पहले वाली जो पागल आत्मा लड़की जिसको मैं बोलता था, हालांकि अब पागल नहीं दिख रही थी, वो ऐसा ही व्यवहार करती थी कि लोग बाग उसको पागल समझे। मैडम भी उसको पागल ही समझने लगी थी, क्योंकि वो किसी के काम में नहीं आ रही थी। अब वो ही आत्मा लड़की कहने लगी कि आशीष जी, मैं आपके लिए तो नहीं, लेकिन ये लड़की आपके लिए बहुत कुछ करेगी, बस हम दोनों को आश्रय दे दीजिए, हम आपके घर में रहेंगे और आपके लिए कुछ धन की हम प्रबंध करेंगे। तो कहिए, आप भी करने के लिए तैयार हैं? लालच जो होती है ना, बहुत बुरी होती है और वो लालच मेरे अंदर में समाई हुई थी। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, किस इंसान को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, मुझे भी थी। मैं उनके लालच में फंसता जा रहा था, मैं उनकी बात सुन रहा था, वो हमें बराबर लालच दे रही थी, दोनों की दोनों, और मैं उस लालच में फंस गया था। फिर मैं उनका कहना मान लिया था, लेकिन इतना ज़रूर उनसे बोला
कि देखो आप दोनों में से कोई भी मुझे जब तक मैं ना चाहूँ मेरे सामने में कोई नहीं आएगा, और ना मेरे परिवार में ना मेरे गांव में कोई दिखाई देगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तब हमारे घर में आप रह सकती हो, नहीं तो आप लोग जा सकती हो। उन दोनों ने बड़ी आसानी से शर्तें मान ली। अब फिर हम चल पड़े थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की कह रही हैं दोनों की दोनों मेरे लिए धन प्राप्ति कर सकती हैं क्या। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं तो परखना चाहता था एक बार कि क्या ये संभव है या नहीं। खैर, इस बात को अब 3-4 दिन के लगभग बीत चुका था। मैं अब ज़्यादातर अपने गांव में और दूसरे गांव में ऐसे ही घूमता रहता था, अपने पुराने दोस्तों से मिलता था। वो मुझसे पूछते थे कि भाई आशीष, आप शहर में गए, नौकरी कर रहे थे, अचानक आप सब कुछ छोड़ करके क्यों चले आए? क्या वो नौकरी अच्छी नहीं थी? मैं कहने लगा, भाई नौकरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए आया हूँ और दोबारा मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी शादी करनी है। मेरे माँ बाप का कहना है, उनको देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, उनमें से एक जो मेरा फ्रेंड था वो कहने लगा कि भाई एक लड़की है, अगर कहो तो मैं रिश्ते की बात चलाऊं। तुम तो मेरी बिरादरी की भी हो, तो बात तो बन जाएगी। लेकिन मैंने झट से बोला, नहीं भाई, अभी नहीं, अभी मुझे वक्त चाहिए। अभी तो मैं अपने गांव पर ही रहूँगा और मैं अभी स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। और कुछ टाइम के बाद मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा और तब इस रिश्ते को हम बात करेंगे। लेकिन वो लड़का कहने लगा, भाई जल्दी करना, नहीं तो हो सकता है ये लड़की का रिश्ता कहीं हो जाए। मैं कहने लगा कि परवाह नहीं, आप दूसरा रिश्ता करवा देना, लेकिन अभी नहीं, मैं कुछ महीने अभी ऐसे ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं घर लौट आता था और जैसा मैंने उन लड़कियों से कहा था कि देखो आप लोग कभी मेरे सामने मत आना, ना मेरे बूढ़े माँ बाप के, ना तो खामखा डर जाएंगे और गांव के लोग तो ना जाने क्या क्या कहेंगे और फिर हमारा इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। और वो मेरी बात को मान रही थी। मुझे ज़रूर थोड़ा बहुत एहसास होता था कि जिस घर में मैं सो रहा हूँ ना, वहीं पर आसपास में वो दोनों रहती हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देती थी। ये अच्छी बात थी और मेरा मन तो काफ़ी भटक रहा था। मैं चाह रहा था कि कैसे मैं मैडम के पास पहुंचूं और फिर मैं उनके साथ रहूं। मुझे उनके साथ काम करना था। अब उनके साथ काम करने में मुझे अब अच्छा भी लग रहा था। मैं इस जगह पर रुकना नहीं चाहता था, लेकिन बूढ़े माँ बाप थे, उनकी देखभाल कौन करेगा। और तब मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अपने माँ बाप को मैं शहर ले चलूं। वहाँ तो मेरा दोस्त भी है, मजाक किया, सुदामा, वो मेरी ज़रूर मदद करेगा। वो हमेशा मेरी मदद किया है और इस बार ही करेगा। यही अपने मन में ताना बाना बुनने लगा था कि कुछ दिन मैं थोड़ा गांव घूम लेता हूँ, इसके बाद अपने माँ बाप को लेकर के शहर ही निकल जाऊँगा। और रात को मैं अब सो चुका था। रात का करीब 12 बज रहा था और तब मुझे किसी ने जगा दिया। जैसे ही मेरा नींद खुला ना, तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों लड़की मेरे बिस्तर के बगल में खड़ी है। अब वो पागल आत्मा लड़की मुझे जगा रही थी। कह रही थी कि आशीष जी, अब आपको उठना पड़ेगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं कहने लगा कि कहाँ भाई, इतनी रात को? मैं शहर में नहीं हूँ, मैं गांव में हूँ और यहाँ पर रात में घुमा नहीं जाता। यहाँ कोई देखने लायक जगह नहीं है, सब खेती बाड़ी है और यहाँ पर आवारा कुत्ते गांव में बहुत ज़्यादा है। अगर हम गली में घूमेंगे ना तो हम पर हमला भी कर सकते हैं। मैं नहीं जा सकता, बोलो कहाँ लेके जाना है। वो लड़की, पागल आत्मा लड़की, अब उदास हो चुकी थी। लेकिन मैं पूछ रहा था कि बात क्या है, कहाँ लेके जाओगी,
करना क्या है मुझे, मुझे तुम्हारी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतनी रात को तुम कहाँ लेके जा रही हो। और तब वो दूसरी आत्मा लड़की थी ना, वो कहने लगी कि आशीष जी, हमें आपसे किसी को मिलवाना था। मैं अब उस लड़की की तरफ देख रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक से दो हो गई और तीसरे से भी मिलाने की कोशिश कर रही है। कहाँ धन देने की बात हुआ था और तीसरा कौन है भाई? मैं पूछ ही बैठा कि तीसरा कौन है। तब वो कहने लगी कि है कोई, वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने बोला कि किस कारण से मुझसे मिलना चाहता है। तब वो कहने लगी वो तो मिल कर के ही बताएगा। मैंने बोला कि क्यों क्यों मिलना चाहता है, उससे पूछो, अब फिर मुझे बताओ, लेकिन मुझे अब सोने दो, तुम लोग भी जाओ यहाँ से। एक तरह से मैं नींद में था और उनको डांटने लगा था कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी। और मैं समझ गया था कि इनके पास ऐसा कोई धन दौलत नहीं है जो मुझे दे सके। ये तो तीसरी आत्मा से मुझे मिलने के लिए मजबूर कर रही थी और उसके लिए मैं मना कर दिया था। लेकिन कुछ ही देर के बाद वही नई वाली आत्मा लड़की मुझे जगाने लगी और कहने लगी कि आशीष जी, मैं उस आत्मा को लेके आ गई हूँ और ये आत्मा आपके लिए धन प्रबंध करेगी। मैं उठ करके बैठ गया। मैं देखने लगा, इतनी खराब चेहरा मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं था। एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कोयले की भट्टी से आज जलती हुई आग से निकल करके कोई मेरे सामने आ चुका हो। एक बदबू भी आ रही थी जलने की। मैं जब देखा ना तो मैं एकदम सहम सा गया था। इतना भयानक रूप मैंने कभी नहीं देखा था। मैं परेशान हो चुका था उसको देख करके, डर लगने लगा। इतनी भयानक चेहरा और लग रहा था कि ये पूरी तरह से इसका शरीर जला हुआ है। आइए, ये मेरे पास में क्यों आई है? कौन है ये? आइए, मुझे धन कैसे देगी? मैं अब पागल आत्मा लड़की की तरफ देखने लगा और वो कहने लगी कि देखिए आशीष जी, इसके पास बहुत सा धन है, आइए आपको दे देगी, बस इसको मुक्ति दिलानी है। क्या आप ऐसा करवा सकते? मैं तो कोई तांत्रिक नहीं था, ना मैं कोई पंडित था कि मुझे ये सब काम आता हो। ये काम तो मैडम ही कर सकती थी। मैडम सब कुछ कर सकती थी। इसके लिए तो मैडम से मिलना पड़ेगा। लेकिन इसके बदले में धन दे रही थी, मुझे जरा अजीब सा लगा। आखिर धन है कहाँ? मैं तो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, इतना भयानक चेहरा था। मैं उसकी तरफ आंखें भी घुमाते हुए डर लग रहा था। आंखें एकदम ऐसा लग रहा था कि गड्ढा है। अब मैं उस जो आत्मा थी, नई आत्मा लड़की, मैं उससे पूछ रहा था कि ये तुम्हें कैसे मिली, इसके पास धन कहाँ से है? तब ये कहने लगी कि ये धन छिपा के रखी है। अगर आप इसको मुक्ति कराने का पक्का वादा करोगे तो धन आपको ये बता सकती है। इसके बाद बहुत ज़्यादा धन है, तो आप ये काम कर लो ना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये जली हुई औरत जैसी दिख रही थी, इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, इसकी हालत ये कैसी हुई है। मैं सब कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मेरे में अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं उसका ये सब रूप देख करके एकदम सहम सा गया था। मुझे उसकी तरफ देखना अजीब सा लग रहा था। एक पल के लिए देखता तो पूरा बदन सिहर जाता था। और ये कैसे धन देगी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उस पागल आत्मा से कहने लगा कि तुम्हें तो पता है कि मैं कोई मंत्र का ज्ञानी नहीं हूँ, ना मुझे कोई मंत्र आता है। तो ऐसा करो ना कि इसको ले जाओ मैडम के पास में, मैडम के पास पहुँचा दो। अब मैडम, उनको भी तो धन चाहिए, वो धन के लिए तो काम करती हैं, तो उनको धन भी मिल जाएगा और इस लड़की को मुक्ति भी मिल जाएगी। हो सकता है
तुम्हें भी मुक्ति दिला दे, तुम भी चले जाओ। लेकिन पागल आत्मा लड़की वो पागल नहीं थी। मुझे तो लग रहा था कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, मैडम को भी बेवकूफ़ बना रही थी। और वो कहने लगी कि मैडम मेरी बात नहीं मानेगी, मुझ पर वो विश्वास करती नहीं है। तो आशीष जी, क्यों ना आप चलें, हम आपके साथ ही चल पड़ेंगे और आपका भी काम हो जाएगा, मैडम का भी काम हो जाएगा और इस आत्मा को मुक्ति भी मिल जाएगी। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम मुक्ति के लिए नहीं परेशान हैं और हम तो इस संसार में रहना चाहते हैं और वो भी आपके आसपास ही। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं कहने लगा कि नहीं, मैं अभी मैडम के पास जा नहीं सकूंगा। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका मुझे सेवा भाल करना है, मेरे माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है। और तब वो आत्मा लड़की कहने लगी कि मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ आपके माँ बाप के लिए करूँगी। और वो दूसरी लड़की भी कहने लगी कि हाँ, हम दोनों मिल कर के आपका माता पिता का सेवा करेंगे और आप निश्चित होकर के इस आत्मा को लेके जाइए, इसमें आपको फायदा भी तो होगा, आपको भी धन भी तो मिलेगा। लेकिन मैं हैरान था कि ऐसे कैसे संभव है भाई, ये आत्मा लड़की सिर्फ रात में दिखाई देती हैं, धूप में तो नज़र नहीं आती। तो इतना ही मैं सुना था, जाना था, क्योंकि मैं कोई तांत्रिक तो था नहीं, ना को मैं ज्ञाता था। जो मुझे जानकारी थी अब मैं इतना ही समझ सकता था। अब मुझे इतना पता था कि भूत प्रेत आत्माएं दिन के टाइम रोशनी में, धूप की रोशनी में, सूरज की रोशनी में वो सहन नहीं कर पाती और उनको तकलीफ होती है, इसलिए रात के टाइम ही वो नज़र आती हैं। तो ये दिन के टाइम मेरे माता पिता को कैसे सेवा करेंगे, क्या ये सामने आ जाएंगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन वो आत्मा लड़की कह रही थी कि आप निश्चित होकर जाइए। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता को कोई तकलीफ हो, ये तो आत्मा है, कब क्या कर दें कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन मैं इनकी शर्तें तो मान चुका था। मैं कहने लगा कि हाँ, मैं मैडम के पास ज़रूर ले जाऊंगा, अगर इनकी बात झूठ निकली तो तुम तीनों की खैर नहीं। और मैं अपने साथ ही माता पिता को शहर लेके जाऊंगा। और फिर मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे कब निकलना है, कब जाना है। मैं अपने माता पिता को अकेले उस गांव में छोड़ना नहीं चाहता था। इसके कुछ दिनों के बाद मैं शहर अपने माता पिता को लेकर के पहुंच चुका था। उस नया घर जो हमने लिया था, मेरा वो दोस्त सुदामा मजाकिया उस जगह को छोड़ चुका था। मैं बहुत परेशान हुआ था। एक रात तो हमें धर्मशाला में रुकना पड़ा अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के। आज तब मुझे वो दोस्त मिला था बहुत ढूंढने के बाद। वो अब दारू के नशे में अब ज़्यादा चूर रहता था। उसके पास पैसे अब आ चुके थे, पैसा वो बेतहाशा खर्च कर रहा था, लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं, बस नशे में। जब वो मेरे से मिला ना तो मुझसे लिपट करके रोने लगा, कहने लगा कि दोस्त कहाँ चले गए थे, मैं तो आपके बिना बिल्कुल बेसहारा हो गया था। और मैं भी उसको डांटने लगा कि तुमने अपनी हालत ये कैसी बना रखी है, तुम अपने शरीर को नाश कर रहे हो, देखो ना तुम्हारे शरीर में अब हड्डियाँ मैं गिन सकता हूँ, इतना दारू क्यों पीते हो? तब मेरा दोस्त कहने लगा मजाकिया कि भाई आपके बिना दिन नहीं लग रहा था, अब आ गए हो तो मैं दारू भी छोड़ दूंगा। मैं अब कहने लगा कि जिस जगह पर रहते हो वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, अब एक नया घर देखो और उसमें मेरे माता पिता भी रहेंगे, हम सब रहेंगे, 2-3 कमरे का घर हो जिसमें हम लोग सारे मज़े से रह सके। और वही हुआ, अगले दिन हमें घर मिल चुका था। मैं मैडम से मिलने के लिए व्याकुल था, मुझे जाना भी था। हाँ, मैं अब अपने दोस्त के पास में था और दोस्त मेरे माँ बाप को अच्छी तरह से देख सकता था। मुझे उन आत्माओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और वही मैंने अपना दोस्त को उन आत्माओं के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर बताया कि देखो दोस्त,
ये मेरे माता पिता हैं और इनकी सेवा भाव तुम्हें करनी है जब तक मैं मैडम से मिलकर आता हूँ, और जब तक ना लौटूं मेरे माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और वो कसम खा के कहने लगा मजाकिया दोस्त कि दोस्त आप जाओ, मैं आपके माता पिता को अपना माता पिता समझ करके सेवा करूँगा। जब आओगे तो आप उन्हीं से पूछ लेना, निश्चित होकर जाओ। तब मैं थोड़ा मन मेरा हल्का हुआ था और आखिरकार मैं मैडम से मिलने के लिए निकल गया था। मैं उस हाईवे पर पहुंच गया था जिस हाईवे से वो पतला रास्ता, कच्चा पक्का रास्ता उस फार्म हाउस से होते हुए आगे की गांव की तरफ जाता था। और उस सड़क पर कोई यातायात चलता नहीं था। हाँ, गांव के लोग अपने अपने साधन का उपयोग जरूर करते थे। मैं उस जगह पर मैं अब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि कोई साधन मुझे मिल जाए तो मैं उस फार्म हाउस तक पहुंच जाऊं जो मैडम का है। लेकिन 2-2.5 घंटा बीत चुका था और अब शाम होने जा रही थी, लेकिन कोई भी साधन मुझे मिल नहीं रहा था और वो लंबी दूरी थी। मैं पैदल इतना चल नहीं पाऊंगा। और आखिरकार मुझे सहायता मिली। एक बाइक वाला उसी रोड पर जा रहा था और तब मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे उस फार्म हाउस पर छोड़ देना, मैं वहाँ पर नौकरी करता हूँ। और तब वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा, कहने लगा वो तो फार्म हाउस भाई हमेशा बंद रहता है, मैं तो सालों से देखते आ रहा हूँ, मुझे तो वहाँ पर कोई रहता हुआ दिखाई नहीं देता। वो आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहा था। मैं कहने लगा भाई हाँ, उसके जो मालकिन हैं वो बाहर रहते हैं। मैं भी झूठ बोल दिया, मैं वहाँ पर बस देख रेख के लिए रहता हूँ, आज ज़्यादातर मैं अंदर ही रहता हूँ और तभी आपने देखा नहीं होगा। मेरी बात पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या झूठ है। लेकिन मुझे वो उस जगह तक लेके गया और वो फार्म हाउस के गेट पर मुझे उतार दिया और कई पल तक मुझे खड़ा होकर के देखता रहा। और मैं जब देखा ना तो फार्म हाउस के जो मेन दरवाज़ा था बाहर में एक मोटा ताला लगा हुआ था। मैं हैरान था कि अब मैं क्या करूँगा, फार्म हाउस तो बंद है, अब मैडम तो है नहीं। और वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि क्या तुम इस जगह पर काम करते हो, चाबी तो तुम्हारे पास में होगी। मैं कहने लगा कि हाँ, चाबी तो थी लेकिन अब नहीं है, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरी मालकिन आएगी। और वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराता हुआ अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने गांव के साइड निकल चुका था। मैं उस गेट पर अब बैठा हुआ मैडम का इंतज़ार कर रहा था। अब अंधेरा भी होने लगा था। मैडम कब आएगी, कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मैडम ज़रूर हैं, आएंगी इस जगह पर, कहीं भी होंगी, रात को तो यहीं रहती हैं। और वही इंतज़ार करते करते रात का करीब 10 बज चुका था और तभी मुझे चकाचौंध करने वाली रोशनी उस सड़क पर दिखाई दी। और तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, उनकी काले कार में वैसे ही चमकीली रोशनी है, ये मैडम का ही कार है। और मैं गेट पर खड़ा था। मैडम की कार आकर के रुकी और झटके से मैडम नीचे उतरी। मैं अंधेरे की साइड में था और जैसे ही मैडम ने दरवाज़ा वो लॉक खोला और तब तक मैं उनके सामने पहुंच गया था। और मैडम ने जैसे ही देखा ना तो उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई थी और एक पल के लिए वो शांत हुई और दूसरे पल बोलने लगी कि मुझे पता था आशीष, तुम गांव में रह नहीं पाओगे मेरे बगैर। मैं यही सोच रही थी कि तुम्हारे आने में देर क्यों लग रहा है, तुम ज़रूर एक रात एक दिन मेरे पास लौटोगे। और देखो आ गए ना, चलो अब अंदर। इसके बाद वो कार में बिठाई और फिर हम अंदर थे, गेट बंद कर चुके थे।
अगले पल हम कार से उतरे और ड्राइंग रूम में मैडम मुझे निहार रही थी, मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी और कह रही थी, आशीष तुम गांव जाकर के दुबले हो चुके। मुझे भी एहसास था और मैं काला भी पड़ चुका था, सांवला रंग हो चुका था। अब मैडम मुझे अब पैर से लेकर के सर तक निहार रही थी और कह रही थी कि देखो गांव का हवा पानी तुम्हें सांवला रंग कर चुका है। मैं भी कहने लगे, मैडम हम मेहनती लोग हैं और हम गांव में जाकर के एसी के अंदर तो नहीं बैठे थे ना, मुझे वहाँ पर एसी की अब ज़रूरत नहीं, वहाँ तो फ्रेश ही हवा है, अब करें तो क्या करें। तब वो पूछने लगी कि अब बताओ तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है। मैंने कहा बिल्कुल, आपकी दुआ से सब कुछ बहुत अच्छी ढंग से हो चुका है। और तब मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी कि तुम भी तो अपनी शादी कर सकते हो, क्यों नहीं की। मैं मैडम की तरफ अब देखने लगा था, मैडम भी मुस्कुरा रही थी। अब मेरे चेहरे पर एक शर्म सी आ रही थी मैडम को देखते हुए। अब मैडम मेरे शर्म को भाप गई थी और कहने लगी छोड़ो इस बातों को, अब बताओ अब क्या करना है। अब मैं अब शुरू से लेकर के गांव की उस पागल आत्मा लड़की की कहानी और उसके बाद दूसरी आत्मा लड़की की कहानी और तीसरी की जो जली हुई थी उसकी कहानी भी सब कुछ मैडम को बता दिया। अब मैडम चौंकते हुए कहने लगी, क्या वो तीनों तुम्हारे साथ में आए। मैंने बोला हाँ, लेकिन मुझे एहसास नहीं होने दिया, कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम। और तब मैडम थोड़ा गुस्सा हो गई थी और कहने लगी, उस आत्मा लड़की को जो मैं पागल समझती थी इतना सयाना निकली। वो तो मुझे पागल बना रही थी और कहती थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि कहाँ क्या मिलेगा, और देखो आज तुम्हें फंसा कर गांव से फिर मेरे पास में लेके आई है। मैं अब मैडम की तरफ देख रहा था। अब मैडम कहने लगी कि मैं सबको बुलाती हूँ। इसके बाद मैडम अपने आंख बंद कर चुकी थी और दोनों हाथ हवा में उठा चुकी थी, कोई मंत्र को पढ़ रही थी। अब फिर वही हुआ, तीनों के तीनों आत्मा अब उस जगह पर मौजूद थी। मैं उस भयानक आत्मा को देखना भी नहीं चाहता था जो बिल्कुल जली हुई अब मुझे दिखाई दे रही थी। मैं उसकी तरफ देखता ना तो मैं डर जाता था। अब दोनों आत्माएं तो सुंदर थी और उनकी तरफ तो मैं देख भी सकता था, लेकिन तीसरी आत्माएं बहुत ही बदसूरत थी। अब फिर मैडम उस पागल आत्मा लड़की से पूछने लगी और वो बताती चली गई। अब फिर मैडम अपनी सीट से उठी और तीनों के लेकर के अब पूजा, जहाँ पर उनका पूजा पाठ होता था, और उस कमरे में चली गई थी। मुझे कहने लगी, आशीष तुम यहीं बैठो, तुम्हें उस कमरे में अभी आने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनसे ज़रा इनसे सवाल जवाब पूछना है, मैं सच्चाई जान लूँ इनकी कि आखिर में ये जो कह रही हैं सही बात है या गलत है। मुझे इस चीज़ को पता करना पड़ेगा, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करो। मैं उसी ड्राइंग रूम में बैठा रह गया। अब मैडम लेकर के अब पूजा घर में चली गई थी। हालांकि कपड़े उन्होंने नहीं बदले थे, जैसा पहन रखा था वैसे ही था, और ना तो अंगूठी ना तो माला, जिस वेशभूषा में थी वैसी वेशभूषा में चली गई थी। और करीब करीब 1 घंटे के बाद उस कमरे से लौटी, लेकिन अकेली। मैं हैरान था कि वो तीनों आत्माएं कहाँ हैं। जब वो आकर के सोफा पर बैठ गई तब मैं मैडम की तरफ देखा। मेरा जो पहला सवाल था कि क्या वो आत्माएं आपसे सही बताती। मैडम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, कहने लगी हाँ सही बता दिया है। वास्तव में वो जली हुई जो आत्मा है उसके पास एक धन है, और वो धन छुपाया हुआ है और ऐसी जगह है कि हम आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो धन मैं निकाल सकती हूँ, और तुम्हें भी उस काम में शामिल होना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर के ये काम जरूर कर सकते हैं।
मैंने पूछा कि वो आत्माएं कहाँ हैं, तीनों की तीनों। तब वो मैडम ने कहा कि हमने उसको, उन तीनों को सुरक्षित जगह पर रख दिया है ताकि वो अब इधर उधर ना घूमे, ना कहीं भाग सके। कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हम उनको बुला सकें। अब बताओ आशीष, हाल चाल बताओ। अब मैडम ने टॉपिक बदल दिया था, मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। मैं भी तो उनके प्यार का प्यासा था। और आखिरकार हम बातचीत करते हुए मैडम ने इशारा किया कि चलो अब बेडरूम में ही चलते हैं। इसके बाद हम बेडरूम में पहुंच गए थे। अब तो जैसे हम दोनों प्रेमी बरसों के बिछड़े हुए अब बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ हो रहा था। और आखिरकार हम कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, आज की कहानी का हम एंड यहीं पर करना चाहते हैं। कल इसका दूसरा भाग लेकर के आएंगे और आपको थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। इसके आगे की जो कहानी है बहुत ही रोमांचक है और आप ज़रूर इसका आनंद उठाएंगे। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना। हाँ दोस्तों, देखिए, आप सच बोलिएगा, क्या आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? कर लीजिए ना प्लीज़। और आप लोग अपना ख्याल ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर कल मिलता हूँ इसी कहानी के साथ में। नमस्कार जी।